टीथ पढ़ लिए थे सब लोग, ठीक है। उसके बाद जो है क्या पढ़ना था, पाचन ग्रंथियां अभी नहीं पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथियां इसके बाद पढ़ेंगे, पूरा आहार नल पढ़ लेंगे तब, ठीक। मुख में हम लोग जो है दांत की संरचना देख लिए थे। अब उसमें मुख गुहा के अंतर्गत जो है पहला हम लोग पढ़ रहे थे दांत के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या, किसके बारे में पढ़ना है, बोलिए, जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिह्वा यानी टंग के बारे में आज हम लोग पढ़ना है, किसके बारे में, टंग यानी जिह्वा के बारे में। अब ध्यान से समझते चलिएगा तभी हो, ठीक है। देखिए जिह्वा क्या है, यह एक मांसल संरचना होती है, ध्यान समझेंगे, यह क्या होती है, यह एक मांसल संरचना होती है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है ना, मनुष्यों में जो जिह्वा होती है वो पीछे की तरफ से जुड़ी होती है, ठीक है, आगे की तरफ से नहीं जुड़ी होती है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे मनुष्य की जीभ की आकृति आप देखेंगे तो ये जो है पीछे से पैक्ड होती है, पीछे से क्या होती है, जुड़ी होती है, पीछे से मसल्स के द्वारा जुड़ी होती है। यह एक मांसल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, और आगे की तरफ स्वतंत्र होती है। कैसी होती है, आगे की तरफ स्वतंत्र होती है। आगे की तरफ स्वतंत्र होने का मतलब ये कि आप जीभ को निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीभ को क्या करते हैं, फेंकते हैं, है ना, किसी भी अपने भोजन को पकड़ने के लिए जीभ को फेंकते हैं। उनमें क्या होता है कि जीभ आगे से पैक्ड होती है, आगे से मतलब जुड़ी होती है। जैसे मेढक में, है ना, मेढक में, या फिर आप देखेंगे सांप में और छिपकली, है ना, छिपकली, या फिर आप देखेंगे गिरगिट में, है ना, हाँ गिरगिट नहीं जानते हैं तो, है ना, तो इसमें भी ये अगर अपने भोजन को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने भोजन को पकड़ने के लिए जीभ को फेंक सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जीभ को निकाल सकते हैं। उनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें जीभ जो है कहां से पैक्ड होती है, आगे की तरफ से जुड़ी होती है। और ह्यूमन बीइंग में जीभ जो है कहां से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ जुड़ी होती है। अब ये कैसी संरचना होती है, मांसल संरचना होती है। और ये जिस सबस्टांस से जुड़ी होती है, जिस मसल से जुड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, है ना। ये जहां से जुड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है, फ्रेनुलम लिंग्वी। ये याद रखिएगा सभी लोग। जो मानव की जीभ होती है ना, वो जो पीछे से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, तो फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। इसका हिंदी क्या होता है, तो अपग्रही जिह्वा संधायक, है ना, अपग्रही जिह्वा संधायक, अपग्रही जिह्वा संधायक, है ना। आप इंग्लिश याद रखिएगा, फ्रेनुलम लिंग्वी, क्योंकि इंग्लिश नाम जो है ज्यादा प्रचलित है। और आप ज्यादातर जितने भी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपको बस इंग्लिश टर्म याद रखना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, जो जिह्वा होती है इसके ऊपर जो है म्यूकस की लेयर लगी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। हमेशा इससे जो है श्लेष्मा का स्रावण होता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, श्लेष्मा की लेयर होती है, या श्लेष्मा की झिल्ली होती है, श्लेष्मा की झिल्ली होती है, जिससे क्या सिक्रीट होता है, श्लेष्मा का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है, श्लेष्मा यानी म्यूकस, है ना। किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है लगातार। म्यूकस का सिक्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जीभ जो है हमेशा कैसी बनी रहे, चिपचिपी बनी रहे, है ना, या फिर जो है हमेशा गीला बना रहे हैं, ठीक है। जिह्वा को गीला रखने का काम कौन करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन करते हैं, और इसी से क्या सिक्रेट होते रहते हैं, म्यूकस सिक्रेट होते रहे। और जिह्वा के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, बहुत सारे रेखी पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशियां, है ना। जिह्वा के अंदर क्या पाई जाती है, रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इन रेखित पेशियों का कार्य क्या है, रेखित पेशियां क्या करती हैं, ये जीभ के मूवमेंट में, यानी जीभ को गति कराने के लिए, जीभ जो है इधर से उधर, है ना, मुख में गति कराया जा सके, जिससे भोजन को पूरी तरह अच्छी तरह से सलाइवा में मिलाया जा सके। इसलिए जीभ जो है को मूव कराने के लिए इसमें क्या लगे होते हैं, रेखित पेशियां लगी होती हैं। क्लियर है सबको, बोलिए, समझ में आ रहा है। रेखित पेशियां होती हैं, क्या काम है रेखित पेशियों का, जीभ की गति के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। अब ध्यान समझेंगे, जो जीभ है ना, जिह्वा के ऊपरी सतह पर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं आगे की तरफ मीठे के स्वाद का होते हैं। आगे की तरफ किसका स्वाद होता है, मीठे का स्वाद, और दोनों तरफ पार्श्व में यानी साइड में यहाँ पर जो है खट्टे और नमकीन का स्वाद होता है। किसका, खट्टे और
नमकीन का स्वाद जो है यहाँ अनुभव होता है। और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ जो है किसका स्वाद होता है, कड़वे का, है ना, किसका स्वाद होता है, कड़वे का, है ना। बीच में किसी प्रकार के टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं, किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, बीच में जो है खाली स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि भोजन को मिक्स किया जाता है, भोजन क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है ना, साइबर में अच्छी तरह से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती है। आगे की तरफ किसका स्वाद होता है, मीठे का स्वाद, है ना, और साइड में किसका, खट्टे और नमकीन का, और पीछे की तरफ किसका, कड़वे। और एक बात यहाँ पे ध्यान समझेंगे, जितने भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मतलब उम्र के साथ साथ जो है ये स्वाद कलिकाएं क्या होती जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। शुरू में यानी आप जब बचपन अवस्था में होंगे तो ये स्वाद कलिकाएं जो होंगी अधिक विकसित होती हैं। कैसी होती हैं, अधिक विकसित होती हैं। आप लोग ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को देखे होंगे, अगर उनको कोई चीज दीजिए जो परफेक्ट हो, मीठी हो, तभी उनको कम मीठा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उनकी स्वाद कलिकाएं क्या हो चुकी हैं, अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। उम्र के हिसाब से वो धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जैसे आप लोग भी जो है बचपन में कोई ऐसी सब्जी होगी जो आप नहीं खाना चाहते हो, लेकिन अब आप उसको खा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि उस समय जो है थोड़ी भी कड़वी चीज बहुत कड़वी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उस समय टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, अधिक विकसित होने की वजह से। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलिए। बचपन में क्या होगा, टेस्ट बर्ड अधिक विकसित होते हैं, उम्र के साथ साथ क्या होते हैं, ये कम होते चले जाते हैं। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है। आगे की तरफ किसका स्वाद होगा, अग्र छोर पे मीठे का, और पश्च में कड़वे का स्वाद, और साइड में किसका, खट्टे और नमकीन का स्वाद जो है अनुभव कर पाते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है, बोलिए। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिएगा, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, ये याद रखिएगा सभी लोग। तीखा कोई भी स्वाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई बताएगा। तीखे का कोई भी स्वाद नहीं होता है क्योंकि इसकी कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी तीखी वस्तु, अगर आप कहीं आपके स्किन कहीं कटे हो, है ना, अगर उस पे भी लगाएंगे, जैसा स्वाद यहाँ पे महसूस होगा वैसा ही स्वाद आपके जीभ पे महसूस होता है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, ये कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। ठीक है, कोशिकाओं का धीमा जलना, कोशिकाओं का धीमा जलना, है ना, धीमी गति से जलना होता है। कोशिकाओं में जो है तीखापन की वजह से, जैसे वो क्या होती है, सेल्स जलने लगती है, जिसकी वजह से जो है तीखे का स्वाद, जैसे आप लोग कहते हैं कि महसूस हो रहा है ना, लेकिन तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, क्यों, आप कोई भी तीखी वस्तु अगर मान लीजिए हाथ में लगा लीजिए, है ना, या फिर कहीं कटे हुए स्किन है तो उस पर लगा दीजिए, तो सेम वैसे जैसे जीभ में जो है कि स्वाद महसूस होती है, वैसे वहां पे भी उस स्किन पे भी महसूस होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बोलिए। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो तीखा कोई स्वाद है नहीं है ना, समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर कोई मान लीजिए कि आपने तीखी वस्तु खाई है ना, आप सोच रहे हैं कि जो है उसको चीनी खिला दिया जाए, तो चीनी मत खिलाइएगा। क्यों नहीं खिलाएंगे, अगर आप चीनी खिला देंगे तो क्या होगा, वो आग को और बढ़ा देगी। ठीक है, जलन को क्या करेगी, और बढ़ा देगी। थोड़े समय के लिए तो शांत होंगे, लेकिन बाद में उसको क्या करेगी, बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसलिए कोई अगर तीखी वस्तु खाए हो तो आप उसको जल ही दीजिए, बाकी जो है कोई भी जो है मीठी वस्तु मत दीजिए उसे। ठीक है, क्या देंगे, सिर्फ जल, है ना। चलिए आगे समझते हैं, जिह्वा का कार्य क्या है, बात नहीं, जिह्वा का कार्य कोई बता सकता है, जिह्वा का कार्य आप लोग जानते ही होंगे। भोजन को स्लाइवा में मिक्स करने का काम कौन करता है, जिह्वा, है ना। स्वाद का अनुभव कौन कराता है, जिह्वा, है ना। स्वाद का अनुभव के लिए, स्वाद के अनुभव के लिए, और किसके लिए, भोजन को मिक्स करने के लिए, है ना, स्लाइवा में मिक्स करने के लिए। किसमें मिक्स करने के लिए, स्लाइवा में मिक्स करने का काम कौन करती है, जिह्वा करती है ना। ये जिह्वा जो है भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। ध्यान समझते चलिएगा, भोजन को क्या करती है, निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। निगलने का मतलब क्या, भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने में भी क्या करती है, सहायता करती है। जिह्वा का एक और कार्य है, जिह्वा जो है अगर दांतों के बीच अगर कोई वस्तु फंस जा रही है तो उसकी साफ सफाई करने का भी कार्य करती है, या फिर अगर मुख में अगर कोई भी वस्तु है तो उसकी सफाई करने का भी कार्य कौन करता है, जिह्वा ही करती है। अगर आप जो है कभी जो है भोजन किए हो और आपको जो है महसूस हुआ हो कि दांतों के बीच कुछ फंस गए हैं, तो उसको निकालने का भी काम कौन करता है, जिह्वा ही करती है। सही बात है, बोलिए। तो ये रहा जीभ के बारे में। हम लोग जीभ के बारे में क्या समझे कि जिह्वा एक ऐसी संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, और इस पे क्या होती है, श्लेष्मा की झिल्ली होती है, जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। क्लियर है सबको।
बोलिए। ये जो है इसमें रेखित पेशियां लगी होती हैं। रेखित पेशियां का मतलब होता है इंट्रेंसिक, मतलब इंट्रेंसिक और जो है एक्सट्रेंसिक। इसमें स्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये जीभ की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, जीभ की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने बताया फिर कि जो मनुष्य का जिह्वा है वो जो है पीछे की तरफ क्या होती है, पीछे से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ से पैक्ड होती है, यानी जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। और जो है इस पे बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, है ना, बहुत सारे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आगे की तरफ कौन सा स्वाद, और पीछे की तरफ किसका स्वाद, कड़वे का, और साइड में किसका, खट्टे और नमकीन का स्वाद पाया जाता है। बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भोजन को सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए जगह होती है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, और जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो समय के साथ साथ क्या होती जाती हैं, समाप्त होती जाती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। जीवा का कार्य भी हमने बताया, ठीक है। नोट करना चाहें तो नोट करते रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम आज नोट भी कराएंगे, नोट्स बनवाया जाएगा आप लोगों को। पीछे जो नोट्स छूटे हुए हैं, जो नहीं बनाए हैं, उनको भी बनवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आप लोग इसमें पढ़ेंगे यूवुला के बारे में, ठीक है। यूवुला, यूवुला समझते हैं, यूवुला मुख को जब आप बड़ा करके आप खोल के देखेंगे तो एक पीछे की तरफ एक मांसल संरचना लटकती हुई नजर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवुला। अब ध्यान समझिएगा यूवुला के बारे में। हाँ, जो मुख अगर आप बड़ा करके खोल के देखेंगे तो पीछे एक मांसल संरचना दिखती है ना, यूवुला होती है, वी आकार के जैसे, ऐसे जैसे ऐसे वी आकार की संरचना होती है मुख के अंदर, है ना। ये इसका काम क्या होता है तो समझेंगे। ये जो है भोजन को जब आप निकलते हैं तो वायु के रास्ते को, है ना, श्वास नली के रास्ते को बंद कर देती है ना, कि भोजन के पार्टिकल ऊपर की तरफ ना जा सके। तो भोजन और श्वास नली मतलब नाक के रास्ते को क्या करती है, पैसेज को बंद करने का काम करती है, और भोजन को इसोफेगस यानी फूड पाइप में जो है भेजने का कार्य करती है, ठीक है। वो आगे बताएंगे उसमें, ये सारी चीजें इसमें नहीं है, वो हार्ट के हैं, ठीक है, समझेंगे। ये यहाँ पे बता रहे हैं मुख में संरचना है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या करती है, भोजन को रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। भोजन को क्या करती है, रास्ता प्रदान करने का काम करती है। समझ में आ रहा है ये कैसी संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, जो कहाँ पे होती है, जब आप मुख को खोलकर देखेंगे बड़ा सा तो पीछे की तरफ बिल्कुल स्थित होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवुला कहते हैं। क्लियर है, बोलिए। यूवुला के बारे में एक और बात समझते चलिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो है यूवुला की लंबाई किसी किसी व्यक्ति में जो है बढ़ जाती है ना। तो उनमें क्या होता है कि वो रात को सोते समय जो है यूवुला की लंबाई बढ़ जाने के कारण हमारे मुख में दो तालु है, ऊपर की तरफ क्या है, कठोर तालु है, और नीचे की तरफ क्या है, कोमल तालु है ना। तो ऊपर की तरफ जो है कठोर तालु में जो व्यक्ति जितनी गहरी नींद लेता है वो यूवुला की लंबाई उतनी जो है बढ़ जाती है। तो यूवुला जो है क्या होता है, जैसे ही आप नाक से सांस लेंगे तो यूवुला जो है ऊपर कठोर तालु के ऊपर जो है टकराने लगता है, जिससे उसमें जो है गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिससे हम लोग बोलते हैं खराटे लेना, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, व्यक्ति क्या कर रहा है, खराटे ले रहा है। तो वो जो है यूवुला के बढ़ी हुई लंबाई के कारण ही होता है उन व्यक्तियों में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा, बोलिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी के बारे में, ये आप लोग पढ़ लिए हैं। सबके समझ में आ गया ये, ठीक है। चलिए आगे समझते चलेगा। ग्रसनी यानी फेरिंग्स के बारे में, ठीक। ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ये जो है ग्रसनी क्या होती है, मुख गुहा में पीछे की ओर जो है एक, नहीं जी अभी नहीं लिखेंगे, फेयर पे नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, जब लिखवाएंगे अभी तो लिखिएगा, है ना। अभी ऐसे आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बाद में हम लिखवा देंगे, ठीक। समझेंगे ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है मुख गुहा में पीछे की तरफ जो है ये एक खुली हुई संरचना खुलती है। ये जो है एक कीप के आकार की संरचना होती है मुख गुहा में पीछे की तरफ। इसकी संरचना आप समझेंगे, जैसे अगर हम इसकी संरचना बनाएं
तो ये जो है कुछ ऐसे यहाँ से जो है एक संरचना निकली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ग्रसनी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ग्रसनी यानी फेरिंग्स बोलते हैं। ये कीप के आकार की लगभग संरचना होती है, एक कीप के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर है ना, ये कितनी 12.5 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके बारे में आप समझेंगे कि ये कैसी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि ये जो ग्रसनी होती है ये 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है, 3 भाग में। अब यहाँ से समझेंगे हम इसको, अगर डिटेल स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से ये पैसेज जाएगा नाक के रास्ते से। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, तो आप अगर इसकी संरचना को ऐसे काट कर देखिए तो यहाँ से ये जो है नाक वाली संरचना है, नाक से जो है यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर निकल के आया होगा, और यहाँ से मुख से भी जो है एक संरचना ऐसे निकल के आई होगी, और जो है यहाँ से यहाँ पर गले से। तो ये वाली जो संरचना होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं, पहली संरचना को बोलते हैं नेज़ोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा सभी लोग नाम। इसको हिंदी में बोलते हैं नासा ग्रसनी। क्या बोलते हैं, नासा ग्रसनी। ग्रसनी कितने भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में जो है बटी होती है। और यहाँ से जो मुख से जो है ओपनिंग आती है, एक तो नाक से ओपनिंग है जो कहाँ पे आके मिलेगी, ध्यान समझेंगे। ये नाक से जो ओपनिंग है ना, नाक है ना, नाक नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ गुहा है वो कहाँ पे खुलेगी, इसी वाले भाग में खुलेगी। तो इस वाले फेरिंग्स वाले भाग में ही खुलेगी, है ना। इसको बोलते हैं क्या, नेज़ोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मुख वाले भाग से जो है एक संरचना निकलती है, ये दूसरी संरचना है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, ईसोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, नहीं ईसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरोफेरिंक्स, ईसो नहीं, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ओरोफेरिंक्स। और यहाँ से एक कंठ के पास से है ना, ये वाली भाग, ये है ना कंठ, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। इस वाली संरचना से एक जो है कि इसी के अंतर्गत, ग्रसनी के अंतर्गत जो है एक भाग होता है जो यहाँ पे खुलती है संरचना, उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लैरिंजोफेरिंक्स। ध्यान से समझेंगे कि ये ग्रसनी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में। कौन कौन से, नेज़ोफेरिंक्स, ये इंग्लिश नाम याद करिए क्योंकि इंग्लिश नाम ही आपको आएंगे भी। नेज़ोफेरिंक्स, दूसरा क्या, ओरोफेरिंक्स, और तीसरा क्या होता है, लैरिंजोफेरिंक्स होते हैं। ये जो इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी, इसको बोलते हैं क्या, मुख ग्रसनी। इसको क्या बोलते हैं, मुख ग्रसनी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ये 3 भाग होते हैं इसके। ये जो नासा ग्रसनी है, नासा ग्रसनी में क्या होता है कि ये जो हमारा कान है ना, कान के मध्य भाग से एक जो है नलिका निकल के आती है, उस नलिका को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन नलिका। क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन नलिका। इस वाले भाग में, कान के मध्य भाग से यूस्टेकियन नलिका निकल के आती है और इसमें आकर जुड़ जाती है, इसमें आकर मिलती है, या फिर ओपनिंग जो है इसके अंतर्गत खुलती है। किसके अंतर्गत खुलती है, नासा ग्रसनी से। कहाँ से ये निकलती है, कान के मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है, जो ये नासा छिद्र है, ये नासा छिद्र है, ये एक तरफ संरचना है, ठीक इसके पीछे भी एक संरचना होगी, है ना। तो दोनों तरफ से जो ओपनिंग खुलती है वो भी आकर कहाँ पे मिलती है, नेज़ोफेरिंक्स में। कहाँ पे मिलती है, नासा ग्रसनी में। ध्यान समझते चलिएगा इसको कि एक जोड़ी नासा छिद्र कहाँ पे आकर खुलती है, एक जोड़ी नासा छिद्र कहाँ पर खुलेंगी, आकर नासा ग्रसनी में। ये जिसको भी समझ नहीं आ रहा है ध्यान से देखेंगे। ये हमने बताया कि कोई ह्यूमन बीइंग है, ऐसे उसकी संरचना को ऐसे जैसे बीच से काट कर बना दीजिए ऐसे, है ना, भाग। तो आप देखेंगे कि नाक से जो है एक तरफ नॉस्ट्रिल है ना, ठीक उसी दूसरी तरफ से भी है। तो दोनों तरफ की ओपनिंग जो है कहाँ पे खुलेगी, कहाँ पे खुलेगी, नासा ग्रसनी में, एक जोड़ी। और इसी तरह से यूस्टेशियन नलिका कहाँ से खुलती है, कान के मध्य भाग से। कहाँ से, कान के मध्य भाग से, है ना, मध्य भाग से ये खुलती है ना। अब एक की तरफ से, यहाँ से भी एक की तरफ, एक कान इधर और एक कान इधर, तो इसमें भी कितनी जोड़ी होंगी, एक जोड़ी, है ना, एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका, है ना, कहाँ पे खुलती है, तो नासा ग्रसनी में खुलती है।
और एक जोड़ी नासा छिद्र जो है कि कहाँ पे खुल रहे हैं, बोलिए, नेजोफेरिंग्स में खुलते हैं। ठीक है, ये जो मुख गुहा है ना, मुख गुहा की ओपनिंग कहाँ पे खुलती है, इसी में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। इसमें क्या खुलती है, बोलिए, तालू के जो ये तालू जो हमारा है उसका निचला भाग है ना, वो कहाँ पे ओपनिंग होगा, कहाँ पे खुलेगा, ओरोफेरिंग्स में। ये बिल्कुल समझिए ऐसे कीप जैसी एक संरचना है, इसमें ये सारी संरचनाएं क्या हो रही हैं, खुलती हुई आ रही हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। ये कहाँ से खुलेगी, जो निचला हमारा तालू वाला भाग है, निचला तालू है, बोलिए, है ना, वो अंदर की तरफ कहाँ पे खुल रही है, ओरोफेरिंग्स में। ये इसी संरचना में, इन्हीं तीनों संरचनाओं को एक ही पास ये संरचनाएं हैं, उनका नाम जो है हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये कंठ वाली संरचना है, इसके पीछे जस्ट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंजियोफेरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी। ये जो कंठ ग्रसनी होती है, ये लैरिंग्स के कहाँ पे स्थित होती है, पीछे की तरफ स्थित होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझते चलिए, समझ में आ जाएगा। अगर हम ये संरचना बनाएं इसमें, तो यहाँ से निकलती है एक श्वास नलिका निकलती है ना, या फिर ये ईसोफेगस है, यहाँ पर ईसोफेगस वाली लाइनिंग होगी, इस इकोफेगस वाली जो पाइप होगी, और एक जो है ट्रैकिया होगा। ये क्या है हमारा, श्वास नली, है ना, ये क्या है, श्वास नली। और ये क्या है हमारा, फूड पाइप, है ना, इसको क्या बोलेंगे, भोजन की नली, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। अब यहाँ पर आकर एक श्वास नली में बढ़ जाएगा। ग्रसनी जो है कितने भागों में बटेगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तरफ जो है फूड की तरफ भोजन के रास्ते को प्रदान करेगी, और एक दूसरी तरफ क्या होगी, श्वास नली होगी, है ना। अब ये जो श्वास नली है और जो ईसोफेगस है, भोजन फूड पाइप है ना, ये क्या करती है कि इसके ऊपर जो है इसकी ओपनिंग को, ईसोफेगस की ओपनिंग को और श्वास नली के ओपनिंग को कुछ नाम दिए जाते हैं। तो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गलेट, है ना। क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, गलेट, है ना, गलेट। हाँ, ये हिंदी में, इंग्लिश में याद रखिए, इसको बोलते हैं क्या, गलेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी क्या होता है, हाँ, होता क्या है, जो ये आपका ग्रसनी वाला भाग है ना, ग्रसनी जहाँ से अब लास्ट वाला पोर्शन है, वहाँ से एक ट्रैकिया निकलती है, एक श्वास नली निकलती है। ठीक है, ये वाला भाग इधर की तरफ जाता है। उसके बाद एक फूड पाइप निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। आप लोग देखे थे ना, फूड पाइप जो होती है उसको बोलते हैं क्या, ईसोफेगस। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके ओपनिंग को बोलते हैं क्या, गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। और जो श्वास नली है उसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ये संरचना आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हाँ, ओपनिंग को, है ना, जो ये द्वार है उस वाले द्वार को बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं क्या, श्वास नली वाले को बोलते हैं ग्लॉटिस, और इस वाले को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। हिंदी जो है इसको बोलते हैं जो है गलेट को बोलते हैं निगल द्वार। गलेट को क्या बोलते हैं, आपको अब लगेगा कि हिंदी नहीं इंग्लिश ही सही है ना। इसको बोलते हैं क्या, निगल द्वार बोलते हैं। और जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस, इसको ग्लॉटिस ही याद रखिए। ठीक है, ये नाम ज़्यादा बेटर लग रहा है, ग्लॉटिस। ठीक है, या फिर इसका भी शुद्ध नाम है घाटी द्वार बोलते हैं हिंदी में, है ना, हिंदी में बोलते हैं घाटी द्वार, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश टर्म इसलिए याद रखिए, दोनों टर्म जरूरी है याद रखना, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो सिर्फ टोटल इंग्लिश ही मिलेंगे, कहीं हिंदी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद रखिए। हाँ, नीट क्या, सब में, सभी एग्जाम में आप जो है कि इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे या फिर कुछ भी करिए, सब इंग्लिश से टोटल चलेंगे साइंस में। ठीक है, तो आगे ये समझ लीजिए, समझ में आया ये, बोलिए। इसके ऊपर एक और जो है कि लेयर होती है, ढक्कन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस यहाँ पे लिख रहे हैं, एपिग्लॉटिस। ये जो है ढक्कन जैसी संरचना होती है, और ये दोनों के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है, इन दोनों के ऊपर पाई जाती है। जैसे आप भोजन करेंगे तो ये जो है फूड पाइप को बंद कर देती है, क्योंकि भोजन जब आप करेंगे तो भोजन जो है सिर्फ फूड पाइप में जानी चाहिए, श्वास नली में नहीं जानी चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये जो है दोनों ओपनिंग के लिए एक ही जो है एक ढक्कन जैसी होती है, जिसको बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, ट्रैक्टर देखे हैं, है ना, उसके ऊपर जो है ऐसे लगा हुआ होता है ना, जहाँ से इंजन के ऊपर ऐसे लगा होता है ना,
वो ऐसे बंद होता है खुलता रहता है ना, देखे हैं, है ना। ठीक उसी तरह से जो है ये इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आप भोजन करेंगे तो ये फूड जो श्वास नली है उसको रास्ते को क्या करेगा, बंद कर देगा। अब सांस लेंगे तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, क्योंकि वायु को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करेगा। और ये किसके लिए है, भोजन के रास्ते के लिए है। फिर ये जो है ये रास्ता कहाँ पे चला जाएगा, चेस्ट में चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा, अमाशय में चला जाएगा। क्लियर है सबको इतना, बोलिए आ गया समझ में। तो ग्रसनी, हाँ बोलिए, हाँ बताएंगे अभी, ठीक है, वो भी सब बताया जाएगा। तो ये ग्रसनी समझ में आ गया, अभी बता देंगे हिचकी क्यों आता है, इनका भी जो है प्रश्न का आंसर दे दिया जाएगा। हाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली। चलिए अभी बताते हैं हम ग्रास नली, ध्यान समझते हैं। ईसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है, कोई बताएगा? ये जो है एक लंबी संरचना होती है, लंबी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना है, नलिकाकार संरचना है। इसकी लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये कितनी सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये इसकी संरचना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है, इसमें ऐसे जो है ये इसकी संरचना होती है। इसकी दीवारों पर म्यूकस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, म्यूकस। म्यूकस यानी श्लेष्मा, श्लेष्मा झिल्ली, या फिर हम बोल सकते हैं श्लेष्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसके ऊपर क्या लगी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। जिससे किसका सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, और ये भोजन को निगलने में सहायक होते हैं। ये ईसोफेगस क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जिससे भोजन को निगलने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत एक गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, जो भोजन को आसानी से निगलने में सहायक करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, क्रमाकुंचन गति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिस गति के द्वारा जो है भोजन क्या होता है, आसानी से स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। तो ग्रास नली आपको समझ में आया, ये क्या है, नलिकाकार संरचना है, 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। ये इसमें क्या होता है, श्लेष्मा की झिल्ली लगी होती है, श्लेष्मा मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और इसके द्वारा ही क्या होते हैं, भोजन अच्छी तरह से मिक्स होकर क्या होते हैं, आसानी से अमाशय के अंदर पहुँच जाते हैं। और इसी के अंतर्गत एक गति होती है जिसको बोलते हैं क्या, क्रमाकुंचन गति, जिसके द्वारा भोजन को आसानी से जो है आगे की तरफ ढकेला जाता है, जिससे भोजन कहाँ पे पहुँच सके, स्टमक में आसानी से पहुँच सके। क्लियर है इतना, बोलिए। इनका प्रश्न था कि जो है कि भोजन करते वक्त जो है हिचकी क्यों आती है ना। इनके प्रश्न को बताया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन किया, है ना, भोजन इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँच रहा है, अंदर की तरफ, है ना, भोजन यहाँ पे पहुँच रहा है। तो भोजन के आप या तो बड़े निवाले खा रहे हो, है ना, भोजन को आप बारीक पीस कर नहीं खा रहे हो, भोजन के बड़े निवाले खा रहे हो, तो भोजन इस रास्ते में कभी कभी क्या होता है, अटकने लगता है ना, रुकने लगता है, फंसने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे भोजन रुकेगा तो हमारे पास यहाँ पर चेस्ट रीजन के नीचे, यहाँ पर, है ना, चेस्ट रीजन के नीचे पाया जाता है क्या, डायफ्राम। क्या होता है ये, डायफ्राम होता है, डायफ्राम, है ना। ये डायफ्राम क्या करता है, जैसे ही भोजन इस रास्ते में जो है रुकने लगेगा तो इसको जो है यहाँ पर हमारे पास है लेबोरेटरी, है ना, ब्रेन के पास क्या है, ब्रेन है, लेबोरेटरी है। ये आदेश भेजेगा किसको, इस डायफ्राम को, कि जो है इस रास्ते में जो है भोजन फंस रहे हैं, है ना, भोजन क्या हो रहा है, फंस रहा है। तो डायफ्राम को क्या किया जाएगा, तेज़ी से खींचा जाएगा और छोड़ा जाएगा। तेज़ी से क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा और छोड़ा जाएगा। ये तब तक खींचा जाएगा, छोड़ा जाएगा जब तक इस रास्ते में जो भोजन फंसे हुए हैं वो कहाँ पे ना पहुँच जाए, स्टमक के अंदर ना पहुँच जाए। तो जिसकी वजह से क्या आती है, हिचकी का आना। इसको क्या बोलते हैं, हिचकी का आना। हाँ, तो फिर क्या होती है, हिचकी गायब हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप भोजन ना कर रहे हो तब भी हिचकी आती है। तो क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर एयर बबल्स बन जाने के कारण, क्या बन जाने के कारण, एयर बबल्स बन जाने के कारण भी ऐसा होता है। एयर बबल्स बन जाने के कारण होता है। ठीक है, इस रास्ते में कभी कभी क्या होता है, एयर बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हिचकी का आना भी आ सकते हैं। ठीक है, अब
एक अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आगे भी चले, है ना। बोलिए आगे समझ में हिचकी क्यों आती है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है ना, भोजन करते हुए अधिक बात कर रहे हैं ना, आपके घर में जो है बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि भोजन करते हुए बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, समझते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, है ना, भोजन कर रहे हैं, भोजन जैसे ही कर रहे हैं आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस है। क्या है, एपिग्लॉटिस। हमने अभी बताया ये क्या है, एपिग्लॉटिस है। अब ये क्या होता है कि कभी कभी भोजन के कुछ पार्टिकल इस रास्ते में पहुंच जाते हैं, श्वास नली के रास्ते में पहुंच गए, गलती से मान लीजिए क्या पहुंच गए, श्वास नली के रास्ते में पहुंच गए, तो ब्रेन जो है तुरंत मैसेज भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, इसी डायफ्राम के पास, है ना। तेज़ी से इसको क्या कीजिए कि खींचा जाए और छोड़ा जाए, और जितनी लंग्स में वायु है ना, फेफड़ों में जितनी भी वायु है उसको तेज़ी से शरीर से क्या किया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। उससे क्या होगा, क्योंकि जो है कि भोजन जो है गलत रास्ते में एंट्री कर रहा है, इस वजह से इसको क्या किया जाएगा, तेज़ी से एयर को बाहर की तरफ धकेला जाएगा। कभी कभी आप भोजन करते हुए ऐसा जो है कि आपको महसूस हुआ होगा कि ये अगर भोजन इस रास्ते में चला जाए तो इसको मुख से जो है या नाक के रास्ते से तुरंत उसको बाहर फेंक दिया जाता है। समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ठसका लगना, या फिर हाँ इसको ही बोलते हैं, गांव की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ठसका लगना, या फिर जो है कि क्या, ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। बोलिए। एक केस ये समझ में आया कि जो है कि अभी हाल ही में एक छोटे से बच्चे ने जो है क्या किया था कि जैसे भोजन करते वक्त उसके कुछ पार्टिकल्स जो है गलती से इस रास्ते में चले गए, तो इस रास्ते में अगर एक बार भोजन चला गया तो ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना। बोलिए। गलती से आ जाए, जैसे ईसोफेगस जो है कि ये एपिग्लॉटिस जो है ये इस रास्ते में भोजन गलती से चला है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, देखने को आपको मिलेगा। कहाँ तक आप लिख लिए थे ये बताइए। आहार नाल लिख लिए थे, कुछ लिखेंगे इसमें। चलिए कुछ लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए मुख। हाँ, हेडिंग हो गया है, लिखिए पहले। ठीक है, हेडिंग दीजिए मुख। इसमें लिखेंगे मुख जो है, मुख दो मांसल होठों, मुख दो मांसल होठों से घिरा होता है। इसके अंदर एक गुहा होती है जिसे मुख गुहिका कहते हैं। एक गुहा होती है, गुहा गुहा हाँ होती है जिसे मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका के ऊपर, मुख गुहिका के ऊपर कठोर तालू होती है। मुख गुहिका के ऊपर कठोर तालू होती है। तथा मुख में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला हेडिंग देंगे, हेडिंग मत दीजिए, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखेंगे तालू, पहला पॉइंट लिखेंगे तालू। दूसरा लिखेंगे जिह्वा। तीसरा लिखेंगे दांत, दांत।
अब हेडिंग दे दीजिए दांत, टीथ। हेडिंग दे दीजिए दांत, टीथ। इसमें आप लोग लिखेंगे मुख गुहा के ऊपरी तथा मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे मानव में निम्नलिखित प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में निम्नलिखित प्रकार के दांत पाए जाते हैं। है ना? पहला लिखिए, हेडिंग बना लीजिएगा पहला कृंतक। पहला हेडिंग लीजिए कृंतक, इंसाइजर। डैश करके लिखिए इसमें। ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ लगे चपटे, ये आगे की तरफ लगे चपटे, कॉमा धारदार, आगे की तरफ लगे चपटे, कॉमा धारदार दांत होते हैं। जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। जो भोजन को कुतरने और काटने के काम आते हैं। ये दांत कॉमा चार ऊपरी जबड़े में तथा चार निचले जबड़े में सामने की तरफ स्थित होते हैं। चार निचले जबड़े में सामने की तरफ स्थित होते हैं। दूसरी हेडिंग देंगे आप लोग रदनक, कैनाइन्स। रदनक, कैनाइन। ठीक है, इसमें लिखेंगे ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। नुकीले धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं। जो भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में दो दो रदनक होते हैं। दो रदनक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अग्रचवर्णक, प्रीमोलर।
लिखेंगे इसमें इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में, इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे चवर्णक, मोलर, मोलर, चवर्णक। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में, ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा, इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है। इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आगे हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना। दांतों की संरचना। आप लोग डायग्राम बना लेंगे, हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसमें आप लोग लिखेंगे, हाँ, दांतों की संरचना, यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा सब लोग, ठीक। लिखिए, दांत का वह भाग पहला पॉइंट है, दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर धंसा होता है। दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर धंसा होता है उसे रूट कहते हैं। उसे रूट कहते हैं। तथा दांत का वह भाग जो जबड़े के ऊपर रहता है, तथा दांत का वह भाग जो जबड़े के ऊपर रहता है उसे क्राउन कहते हैं। उसे क्राउन कहते हैं, शिखर, है ना। उसे शिखर यानी क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दांत के सबसे बाह्यतम परत को सबसे बाह्यतम परत को बाह्यतम, बाहर का तरफ, बाहर का परत, है ना। दांत के सबसे बाह्यतम परत को दांत का इनेमल कहते हैं। बाह्यतम परत को दांत का इनेमल कहते हैं। जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मनुष्य के शरीर का कठोरतम भाग होता है तथा इसकी कठोरता का कारण
तथा इसकी कठोरता का कारण कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी कठोरता का कारण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा फ्लोरीन होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस आगे दांत के स्ट्रक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट तथा फ्लोरीन होता है। आज बस इतना ही, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया, कल बाकी